चक्रवाती तूफान अम्फन के पश्चिम बंगाल पहुंचने में कुछ ही घंटे का वक्त बाकी है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई जिलों में लोगों को महफूज जगहों तक पहुंचाने का काम तेज कर दिया गया। खास तौर पर उन जिलों में जहां तूफान का सबसे ज्यादा असर होने की आशंका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और कोस्ट गार्ड के जवान समुद्र के तट के पास मौजूद हैं। लोगों को न केवल जागरूक किया गया बल्कि उन्हें राहत शिविरों में पहुंचाया गया। तूफान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मौसम भी करवट लेने लगा है। ओडिशा में कई जगहों पर आसमान में काले बादल दिखने लगे। चक्रवाती तूफान का इम्पैक्ट की बात की जाए, जो प्रेडिक्शन आईएमडी की तरफ से अभी किया गया है, तो ये जो 5 जिले हैं ओडिशा में, वहाँ ये 5 जिलों में ज्यादा तबाही मचाने का ये आशंका ये जताई जा रही है। रुक रुक कर कुछ जगहों पर बारिश भी शुरू हो गई। उत्तर 24 परगना के कुछ हिस्सों में तो जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से राहत और बचाव के काम में लगी एजेंसियों के लिए चुनौतियां और भी बढ़ गईं। अम्फन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उसका असर यहाँ साफ मौसम में दिखाई देने को मिलता है, क्योंकि मौसम बदल रही है और बारिश भी शुरू हो गई है। अभी तक एजेंसियां ये पक्के तौर पर नहीं बता पाई हैं कि तूफान पश्चिम बंगाल के तट से किस वक्त टकराएगा। माना जा रहा है कि दोपहर के बाद और शाम से पहले किसी भी पल तूफान तबाही लेकर आ सकता है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका है। We are expecting a lot of damages in the coastal districts, all the 6 coastal districts, North, South, Chowbis Pargana, East, West, Midnapur, Howrah, Hooghly and Kolkata, including Kolkata, I repeat. माना जा रहा है कि तूफान का असर कई घंटों पहले से दिखने लगेगा और समुद्र के पास के इलाकों में तेज बारिश होने लगेगी। जैसे जैसे अम्फन तूफान करीब पहुंचेगा, बारिश तेज होती जाएगी, लेकिन मौसम विभाग की नजर तूफान की चाल पर है, जो बंगाल की खाड़ी में लगातार उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रहा है। अभी तक ये तूफान समुद्र में है और इसकी ताकत अचानक बढ़ गई, इसलिए इसे सुपर साइक्लोन कहा जाने लगा। मतलब ये कि समुद्र के रास्ते आगे बढ़ते हुए ही तूफान बेहद ताकतवर हो गया। लेकिन अनुमान ये है कि पश्चिम बंगाल के तट पर टकराने से पहले इसकी रफ्तार कुछ कम हो जाएगी। अनुमान ये भी कि तूफान पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा और बांग्लादेश के हटिया नाम के टापू के बीच पहुंचेगा। इन दोनों जगहों के बीच पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले का सुंदरबन नाम का इलाका है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन से टकराने के बाद तूफान से आसपास के 4 जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका है और पश्चिम बंगाल के बाद तूफान वापस दक्षिण की तरफ घूम जाएगा और ये माना जा रहा है कि उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में तूफान से भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया। सुंदरबन इलाके के आसपास, जहां पर इसकी गति सबसे तेज होगी, हवाओं की गति 165 से लेकर के 175 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी इन जगहों पर चल सकती है। कोस्ट गार्ड की तैनाती समुद्र तट पर रही, जबकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुट गईं। मछुआरों को 2 दिन पहले ही समुद्र में न जाने की चेतावनी दे दी गई थी। इसके बावजूद कई जगहों पर मछुआरे समुद्र के तटों पर दिखे। नावों को तूफान से बचाने के लिए मछुआरे इंतजाम करते दिखे। किनारों पर नावों को मजबूती से बांधने की कोशिश की गई। ठीक के पास रहते हैं लोग, उनको लोगों को जो इवैक्यूएशन किया जा रहा है और सब लोगों को जो शेल्टर हाउस है वहाँ पर रखा जा रहा है। कोरोना संकट के बीच इतना बड़ा बचाव ऑपरेशन एनडीआरएफ के लिए भी आसान नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर हो सकता है 1000 की कैपेसिटी वाले नॉर्मल साइक्लोन शेल्टर में अब 500 या 400 लोग ही रह पाए, तो उसकी तैयारी कैसी होगी उसके बारे में भी अवेयरनेस चल रहा है। सबसे जरूरी काम बचाव एजेंसियों के लिए लोगों को वक्त रहते सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने का है। दोनों राज्यों में कम से कम 20 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें राहत शिविरों में पहुंचाने की चुनौती है, क्योंकि जब तूफान पहुंचेगा तो संभलने तक का मौका नहीं देगा। एजेंसियों का अनुमान है कि पश्चिम बंगाल में तूफान के टकराने के बाद हवाओं की रफ्तार 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच हो सकती है, जबकि ओडिशा पहुंचने के बाद इसकी रफ्तार 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच रहने का अनुमान है। ये रफ्तार इतनी है कि इसके सामने कच्चे मकान ढह सकते हैं, बिजली के खंभे, टेलीफोन लाइन के खंभे और भारी भरकम पेड़ भी बड़ी संख्या में गिर सकते हैं। इसलिए राज्य सरकारों ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। सड़कों पर निकलने पर पूरी तरह रोक है। इस दौरान बसों को ही नहीं बल्कि ट्रेनों को भी चलने की इजाजत नहीं होगी। एहतियातन 1 दिन के लिए ट्रेनों के ऑपरेशन पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा लंबे समय तक तेज बारिश के कारण फसलों को भी नुकसान होने की आशंका जताई गई है। लॉकडाउन के चौथे चरण में नए दिशा निर्देशों के तहत कर्नाटक में बस सेवा शुरू कर दी गई। हुबली में भी नियमों को ध्यान में रखते हुए बसें चलाई गई।
जिसकी जानकारी मिलने पर कई लोग बस अड्डे पर पहुंचे, जहां अंदर घुसने से पहले उनकी स्क्रीनिंग की गई और वहां खड़े एक कर्मचारी ने उनके हाथों को सैनिटाइज भी कराया। बस में यात्रा के लिए फासला बनाए रखते हुए इन लोगों ने टिकट खरीदी और फिर अपनी मंजिल तक जाने के लिए बसों में सवार हो गए। कुछ यात्री बस अड्डे पर ऐसे भी दिखे जिन्होंने दूरी बनाए रखने का ख्याल नहीं रखा। हालांकि वहां पहुंचे ज्यादातर लोग मास्क पहने नजर आए। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए बसों में एक सीट छोड़कर यात्री बैठाए गए। राजधानी बेंगलुरु में भी नियमों के तहत सड़कों पर बसें चलती दिखाई दी और एक बस स्टैंड पर मौजूद लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हुए बसों का इंतजार करते दिखे और फासला बनाकर ही उनमें चढ़े। ऐसे ही हालात मैसूरू में भी दिखे, जहां बस में यात्रियों के सवार होने से पहले उनके शरीर का तापमान मापा गया। साथ ही एक कर्मचारी उनकी जानकारियां नोट करता दिखाई दिया। बस अड्डे पर कुछ लोग अपनी मंजिल तक जाने के लिए फर्श पर बनाए गए निशानों के अंदर भी खड़े नजर आए। कर्नाटक की येडियुरप्पा सरकार ने बस सेवा को शुरू करने से पहले कुछ नियम भी बनाए हैं। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर बसें चलाने की इजाजत दी। हालांकि एक बस में केवल 30 यात्री ही सवार हो सकते हैं। साथ ही बस में सफर के दौरान यात्रियों के बीच दूरी बनाए रखना जरूरी है। इसके अलावा बस में बिना मास्क लगाए लोग सफर नहीं कर पाएंगे।